नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप लोग पिछला मेरा लेक्चर देखे होंगे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में। अब चलिए आज एक नया टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। आप लोग सुने होंगे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आर्क वोल्टेज पढ़ा है, रिकवरी वोल्टेज पढ़ा है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पढ़ा है। अब एक और नया टर्म है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर किस किस कंपोनेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की हम देखिए डेफिनीशन यहाँ पर लिख चुके हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और शॉर्ट में इसको ARV बोलते हैं। ARV मीन्स एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखी है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विच इज़ डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विच इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। मतलब ये हुआ कि आर्क एक्सटेंशन के दौरान जो मेरा रिकवरी वोल्टेज बनता है वही मेरा क्या कहलाएगा? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ये हुई इसकी डिफिनीशन। अब यहाँ से आप लोग देखे होंगे ये वाला आप ग्राफ कई बार बना चुके होंगे, ये वाला ग्राफ आप कई बार बना चुके होंगे, जिसमें ये मेरा आर्क वोल्टेज को प्रेजेंट करता है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आर करंट को प्रेजेंट करता है। ये जो रेड वाली लाइन है ये ट्रांजिएंट रिकवरी को प्रेजेंट करता है, या तो मैं इसको बोल दूं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज या ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। और ये जो ब्लू में डॉटेड वाली लाइन है वो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है। क्या है? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होगा? मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होगा? फिर से आइए एक बार हम डिफिनीशन में चलते हैं। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विच इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज, इसको ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस रिकवरी वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। मतलब कि आर्क बुझने के दौरान उस क्षण पर लगने वाला रिकवरी वोल्टेज क्या कहलाएगा? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। आर्क बुझने के दौरान सर्किट में जैसे आर्क करंट 0 होती है, मतलब ये हुआ कि आर्क का बुझ जाना। तो आर्क के बुझने के दौरान उस इंस्टेंट पर जो मेरा CB कांटेक्ट के क्रॉस रिकवरी वोल्टेज बनता है वही कहलाता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। आर्क बुझने के दौरान CB कांटेक्ट के बीच जो मेरा रिकवरी वोल्टेज बनता है वही क्या कहलाता है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो इस यहाँ पर आर्क कहाँ पर बुझ रही है? आर्क बुझ रही है वहीं पर जो पॉइंट D होता था, इस पॉइंट D पर आर्क मेरी बुझ रही थी। तो इस पॉइंट D पर आर्क बुझी, और इस पॉइंट D पर हम डिफिनीशन में क्या बोलते हैं? आर्क बुझने के दौरान उस क्षण पर मतलब पॉइंट D पर, उस क्षण पर बनने वाला रिकवरी वोल्टेज मेरा, ये रिकवरी वोल्टेज मेरा बना, इस क्षण पर ये रिकवरी वोल्टेज मेरा बना। इस रिकवरी वोल्टेज को ही मैं क्या कहता हूँ? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो वोल्टेज बना ये वाला क्या कहलाएगा? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। डिफिनीशन में क्या लिखा है? आर्क बुझने के दौरान, ये आर करंट है, ये ऐसे आर करंट ग्रीन वाली लाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। आर करंट यहाँ पॉइंट D पर बुझी, और इस क्षण पर जो मेरा रिकवरी वोल्टेज बना वो इसके बराबर बना, और यही रिकवरी वोल्टेज आर्क बुझने के दौरान जो रिकवरी वोल्टेज बनता है इसी को मैं क्या बोलता हूँ? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहाँ बनता है? सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बनता है। अब आइए हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि इस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर किस किस चीज़ का, किस किस टर्म का प्रभाव पड़ता है।
इसका अक्सर ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किस किस पर डिपेंड करता है या एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर क्या क्या अफेक्ट डालता है। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर जो बेसिकली देखा गया वो 4 चीज़ें हैं जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर इफ़ेक्ट डालते हैं। पहला मेरा पावर फैक्टर है, सर्किट का जो पावर फैक्टर है उसके द्वारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मेरा है आर्मेचर रिएक्शन, अल्टरनेटर का जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके कारण भी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा मैं अगर बात करूं तो वो है सिमेट्री, एसिमेट्री, जो हमारी फॉल्ट करंट है उसकी एसिमेट्री एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव डालता है। और चौथा मेरा है सर्किट की कंडीशन भी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव डालता है। सर्किट की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि फॉल्ट मेरा किस टाइप का है, सिंगल फेज है या 3 फेज है। अगर दूसरे शब्द और एक टर्म और आता है उसका न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड है या नहीं ग्राउंडेड है, ये आता है सर्किट की कंडीशन में। ये भी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव डालता है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या हुआ, फिर से हम रिपीट करते हैं। आर्क करंट जीरो के दौरान उस क्षण आर्क करंट जिस क्षण जीरो हुआ, आर्क करंट जिस क्षण जीरो हुआ उसी क्षण आर्क करंट जिस क्षण जीरो हुआ उसी क्षण जो मेरा रिकवरी वोल्टेज बना, वो रिकवरी वोल्टेज कहाँ बना, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस। और इसी क्षण जो रिकवरी वोल्टेज बना, इसी रिकवरी वोल्टेज को मैं क्या कहता हूँ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। और उसके बाद उस क्षण के बाद जो आगे वोल्टेज आएगा वो कहलाएगा रिकवरी वोल्टेज। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जैसा कि हम बताए हैं कि बेसिकली 4 चीज़ें हैं, 4 टर्म ऐसे हैं जो हमारे एक्टिव रिकवरी पर प्रभाव डालते हैं। और एक्टिव रिकवरी पर प्रभाव क्या डालते हैं ये चीज़ आप देखिए। तो पहला मैं जैसे बताया हूँ, जो सर्किट का पावर फैक्टर है वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव डालता है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए पॉइंट 1 करके, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब यहाँ से इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है सर्किट में पावर फैक्टर का इफेक्ट ये होता है कि जब मेरा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, उस टाइम जब मेरा यूनिटी पावर फैक्टर, अगर मेरा यूनिटी पावर फैक्टर वाली करंट फ्लो हो रही है तो अगर मैं करंट को ब्रेक करूं, अगर यूनिटी पावर फैक्टर वाली करंट फ्लो हो रही है तो अगर मैं करंट को ब्रेक करूं तो आर्क के जीरो के दौरान, जैसे आर्क मेरी बुझी, जैसे मेरी आर्क एक्सटिंग्विश हुई, उस क्षण जो वोल्टेज बनता है वही उसका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है। लेकिन अगर यूनिटी पावर फैक्टर की बात हम करें तो अगर करंट जिस क्षण जीरो होती है उसी क्षण वोल्टेज भी मेरा जीरो होता है, तभी तो कहा जाएगा कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं। तो यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन में जिस क्षण मेरा करंट जीरो होगा, मतलब जिस क्षण मेरी आर्क बुझेगी, उसी क्षण मेरा जो वोल्टेज होगा, वो रिकवरी वाला वोल्टेज, वो क्या होगा, जीरो होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। करंट के जीरो होने के दौरान या आर्क करंट के बुझने के दौरान उसी क्षण जो मेरा वोल्टेज अप्लाई हुआ वो क्या कहलाएगा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। और मैं ये जानता हूँ कि यूनिटी पावर फैक्टर में करंट जैसे ही जीरो होती है वैसे ही वोल्टेज भी जीरो होगा। तो वोल्टेज वैसे जीरो होगा तो उस क्षण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान जीरो होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाया भी हूँ, ये मेरा ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर से मैं बनाया हूँ ये ग्राफ, ये मेरा सिस्टम वोल्टेज का ग्राफ है। और ब्लू कलर से मैं बनाया हूँ, ये आर्क करंट है मेरी, ये मैं क्या बनाया हूँ, आर्क करंट। अगर मैं मानूँ कि आर्क करंट मेरी पॉइंट डी पर, आर करंट मेरी पॉइंट डी पर ख़त्म हो जाती है, या आर करंट जीरो हो जाता है, या आर एक्सटिंग्विश हो जाता है, तो इस डी पॉइंट पर हम देखते हैं आर्क करंट भी जीरो है और ये सिस्टम वोल्टेज भी जीरो है। तो इसका मतलब इस क्षण जहाँ पर आर्क बुझेगी, यहाँ पर जीरो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बनेगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया है जीरो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। और इसी चीज़ को आइए अब हम लोग शब्दों में लिख देते हैं।
यहाँ पर लिखा है यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, अर्थात करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो। और करंट जीरो और तो वोल्टेज अगर जीरो हो जाएगा तो उस टाइम जो मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो भी जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगर लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो लैगिंग पावर फैक्टर में हम ये देखते हैं कि करंट हमारी 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से। मतलब इसको ऐसे कहा जा सकता है कि करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। अगर कहा जाए ये कि करंट अगर जीरो है तो उस टाइम वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा, अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो उस टाइम वोल्टेज का मान जीरो होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर करंट मेरी जीरो तो वोल्टेज का मान मैक्सिमम। अगर करंट मेरी जीरो तो वोल्टेज का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वोल्टेज का मान मैक्सिमम। अगर वोल्टेज का मान मैक्सिमम तो उस क्षण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान भी अधिक आएगा, क्योंकि जिस क्षण करंट जीरो हुई, जिस क्षण मेरी करंट जीरो हो रही है, अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो अगर करंट की वैल्यू जीरो तो उस टाइम वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम, अगर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान अधिक होगा। आइए इस फेजर से हम लोग समझ लेते हैं, इस ग्राफ से हम समझते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, ये ग्रीन कलर में करंट की वैल्यू है, और जो ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर की जो लाइन में बना है, ये ब्लू कलर में मेरा सिस्टम वोल्टेज है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब करंट मेरी जीरो हो रही, करंट इस पॉइंट पर मतलब पॉइंट डी पर करंट अगर जब मेरी जीरो हो रही है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है चूँकि, तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान भी अधिक आएगा। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान यहाँ पर क्या आएगा? Vm के बराबर आएगा। वैसे रिकवरी वोल्टेज को हम Vm साइन फाई से प्रेजेंट करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर पर। ये देखिए लैगिंग पावर फैक्टर पर मान लेते हैं cos फाई बराबर 0 पर करंट जीरो, लैगिंग पावर फैक्टर पर करंट जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम। लैगिंग पावर फैक्टर पर करंट जीरो, यहाँ पर देखिए करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है, ये वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम। उसके बाद आगे लिखा है मैक्सिमम वोल्टेज के कारण हाई टीआरवी डेवलप होता है। हाई टीआरवी डेवलप होता है। हाई टीआरवी मतलब ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, या इसी को हम बोल सकते हैं री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज के कारण क्या होता है? मेरा हाई टीआरवी डेवलप होता है। हाई टीआरवी डेवलप होगा तो नुकसान तो है ही है मेरा। हाई टीआरवी डेवलप हुआ ये कि जब मैं जीरो लैगिंग पावर फैक्टर की करंट को ब्रेक करता हूँ, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर की करंट को ब्रेक करता हूँ, तो जैसे ही करंट मेरी जीरो होती है वैसे ही मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान अधिकतम आता है। और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान अधिकतम तो आता ही है, साथ ही साथ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान भी अधिकतम आता है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान भी अधिक आता है। ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी अधिक डेवलप होती है। अब आगे है अधिकांशतः पावर सिस्टम में फॉल्ट के दौरान पावर फैक्टर जीरो होता है। जाहिर सी बात है अगर ये मेरा कोई सोर्स है और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ट्रांसफार्मर के आगे ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, और ये आगे आके कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया
आगे आके कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस शॉर्ट सर्किट के कारण इसका जो रेजिस्टेंस था आर, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इंडक्टेंस या इंडक्टर कहें या रिएक्टेंस कहें या रिएक्टेंस तो मेरा 0 होगा नहीं। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई और रिएक्टेंस की वैल्यू केवल बची, सर्किट में R 0 है, मेरा L बचा है या मेरा XL बचा है, तो उस कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर ही आएगा। तो फॉल्ट की कंडीशन में या कहें कि फॉल्ट पावर फैक्टर मेरा 0 लैगिंग होता है। चलिए आइए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। इसमें होता क्या है, जब मेरा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, जब मेरा लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो उस टाइम जो मेरा अल्टरनेटर है, आप पढ़े होंगे अल्टरनेटर में, लैगिंग पावर फैक्टर में अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होता है। क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। अगर लैगिंग पावर फैक्टर हुआ तो अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या हुआ? डीमैग्नेटाइजिंग हुआ। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग हुआ। अगर आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई वो हमारी कम होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी क्या होगी? कम होगी। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर मेरा लैगिंग पावर फैक्टर आएगा तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम बनेगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कम बनेगा तो उस क्षण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान थोड़ा सा घट जाएगा। वो किससे घटेगा? सिस्टम वोल्टेज से। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किससे घटेगा? सिस्टम वोल्टेज से। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान स्लाइटली सिस्टम वोल्टेज से कम हो जाता है या स्लाइटली सिस्टम वोल्टेज से रिड्यूस हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में क्या प्रभाव आएगा? वो सिस्टम वोल्टेज से घट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। शॉर्ट सर्किट के दौरान अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। इस कारण से अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, एससी का मतलब है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। शॉर्ट सर्किट के दौरान अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट मेरा है, इस प्रकार से अल्टरनेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। इससे आगे लिखिए, उसमें अगला पॉइंट बना के लिखिए। इससे ARV का मान, ARV मतलब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, इससे ARV का मान सिस्टम वोल्टेज से थोड़ा सा कम हो जाता है। सिस्टम वोल्टेज से थोड़ा सा कम हो जाता है या स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ करंट एसिमेट्री। करंट एसिमेट्री के कारण, करंट एसिमेट्री कब होती है? जब उसमें डीसी ऑफसेट आ जाता है। करंट एसिमेट्री के कारण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मेरा रिड्यूस होता है। यही चीज़ लिख लीजिए। एसिमेट्री के कारण, ये लिखा है एसिमेट्री ड्यू टू डीसी कंपोनेंट। एसिमेट्री के कारण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसी चीज़ को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एसिमेट्री के कारण एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए,
इफेक्ट ऑफ सर्किट कंडीशन ऑन ARV, इफेक्ट ऑफ सर्किट कंडीशन ऑन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब इसमें लिखिए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता क्या है। ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज सर्किट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसमें होता है कि फॉल्ट मेरा किस टाइप का है, इसके अनुसार एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मेरा बनता है। दूसरा इसमें ये देखा जाता है कि मेरा जो सिस्टम है वो न्यूट्रली ग्राउंडेड है या आइसोलेटेड है। तो न्यूट्रली ग्राउंडेड की तुलना में आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब जिसका न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, उस कंडीशन में एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान ज़्यादा बनता है। आइए इसी को इस पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ARV सर्किट के कंडीशन, ARV सर्किट के कंडीशन पर निर्भर करता है। ARV सर्किट के कंडीशन पर निर्भर करता है। उसमें पहली कंडीशन क्या होगी, टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि फॉल्ट मेरा किस टाइप का है। फॉल्ट मेरा सिंगल फेज है कि 2 फेज है कि 3 फेज है कि 3 फेज ग्राउंड है, कैसा है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है कंडीशन ऑफ न्यूट्रल। कंडीशन ऑफ न्यूट्रल कंडीशन मतलब वेदर ग्राउंडेड आर इंसुलेटेड। अगर ग्राउंडेड सिस्टम है तो उसमें ARV का मान इंसुलेटेड की तुलना में, आइसोलेटेड की तुलना में अपेक्षाकृत कम बनता है। यहाँ तक आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं लिख पाए हों तो ये वीडियो को पॉज कर दीजिए यहीं पर और अपने कॉपी पेन उठाइए और उस पर नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी नोट्स बना लीजिए। तो आज का एक टॉपिक अभी मेरा कंप्लीट हुआ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है आपको बताया जा चुका है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है ये भी बताया जा चुका है। इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसा आ जाता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें से 3-4 कंडीशन दे दी जाती कि पावर फैक्टर दे दिया जाए, सर्किट की कंडीशन दे दिया जाए, या एसिमेट्री दे दिया जाए, और या तो आपका दे दिया जाए इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन दिया जाए। तो इसी तरीके से कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे मैं समझता हूँ। अब चलिए हम लोग आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और रिकवरी वोल्टेज और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में जो बेसिक डिफरेंस है इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस होता वही है कि जैसे ही करंट जीरो हुई, आर करंट जीरो हुई, उस क्षण जो मेरा रिकवरी वोल्टेज बना उस इंस्टेंट पर उसको मैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बोलता हूँ। उसके बाद उस क्षण के बाद जो वोल्टेज बचा रहा या जो वोल्टेज बना उसको मैं बोलता हूँ रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज पर, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर मुख्यतः 4 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वो था पहला पावर फैक्टर, दूसरा था मेरा आर्मेचर रिएक्शन, तीसरा था एसिमेट्री ऑफ करंट, चौथा था सर्किट की कंडीशन पर। हाँ, एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, जैसे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर इन चारों का प्रभाव पड़ता है, जैसे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर इन सब का प्रभाव पड़ता है, पावर फैक्टर का, आर्मेचर रिएक्शन का, एसिमेट्री का और सर्किट की कंडीशन का। इसी तरीके से इन्हीं सब का प्रभाव रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पर भी पड़ता है और रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मतलब ट्रिपर RV पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में पावर फैक्टर, आर्मेचर रिएक्शन, एसिमेट्री और सर्किट की कंडीशन का प्रभाव पड़ता, उसी तरीके से
रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज में भी इन सब का प्रभाव पड़ता है और ट्रिपल आरवी पर भी इन सब का प्रभाव पड़ता है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आप पढ़ चुके हैं, ट्रिपल आरवी आज ही अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग समझिए, लगभग सबका प्रभाव उसी दिशा में पड़ेगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं, जब मेरा 0 पावर फैक्टर था तब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज 0 हो गया। जब लैगिंग पावर फैक्टर था तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू अधिकतम बनी। यहाँ तक समझिए। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान सिस्टम वोल्टेज से स्लाइटली रिड्यूस हो गया। तीसरा क्या था, तीसरा मेरा था मैं खुद भूल रहा हूँ, पावर फैक्टर आर्मेचर, हाँ तीसरा मेरा था सर्किट की कंडीशन। सर्किट की कंडीशन के अनुसार भी मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है। और एक था एसिमेट्री पर, अगर करंट एसिमेट्री है, करंट में एसिमेट्री है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का मान भी कम होगा। अब आइए अगला टॉपिक लेते हैं। जैसे कि हम ये देखें कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से हम ये भी जान ले कि जो मेरा पिछले लेक्चर में जो मेरा टॉपिक था वो था रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो हम ये भी समझ लें कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस कंपोनेंट पर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये जानने के लिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मुझे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला लिखना होगा। फार्मूले से लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम लोग रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का क्या फार्मूला पाए थे, इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला मेरा था Vc ऑफ t बराबर Vm 1 माइनस cos t अपान रूट LC। ये मेरा था इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला। तो ये इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज फार्मूले से आप खुद ही देख रहे होंगे किस किस पर ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन। पहला आप सीधे देख पा रहे होंगे कि जो मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो Vm पर डिपेंड करेगा। Vm क्या है, Vm है मेरे सिस्टम का मैक्सिमम वोल्टेज। Vm क्या है, मेरे सिस्टम का पीक वोल्टेज। Vm क्या है, सिस्टम का मेरे पीक वोल्टेज है। अब आ जाइए दूसरा आप कह सकते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पावर फैक्टर पर डिपेंड करता था, उसी तरीके से मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तीसरा आप ले लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या जो आपने लिखा था रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी वो कैसे डिपेंड करेगा, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी इस पर भी डिपेंड करेगा, चाहे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी कहें, चाहे उसको बोलें हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और चौथा मेरा है L, और पांचवा मेरा हो जाएगा C। आप देख रहे होंगे ये L और C चूंकि इस फार्मूले में है तो L और C पर भी डिपेंड करेगा। अब आइए इस बात को समझते हैं
कि अगर Vm है, Vm पर कैसे एक्टिव रिकवरी वोल्ट डिपेंड कर रहा है, Vm पर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कैसे डिपेंड कर रहा है। Vc ऑफ t के फार्मूले से हम देखते हैं Vm के डायरेक्टली समानुपाती है एक्टिव रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज के समानुपाती है। मतलब ये हम कह सकते हैं अगर पीक वोल्टेज बढ़ेगा तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अगर पीक वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अगर उदाहरण के तौर में आपको समझाया जाए कि 33 kV है और 132 kV है, तो अगर इसका हम पीक निकालेंगे तो हम √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 33 kV RMS वैल्यू है और 132 kV RMS वैल्यू है, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करके इसको पीक वोल्टेज में बना देंगे। तो हम ये देखते हैं कि 33 kV की तुलना में 132 kV में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान अधिक होगा। आ जाइए आगे। पावर फैक्टर में कैसे डिपेंड कर रहा है, आप ये चीज़ समझ चुके हैं। पावर फैक्टर में वही कहानी होगी कि लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू अधिक आएगी। आ जाइए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन में कैसे डिपेंड करता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डिपेंड ऐसे करता है, अगर समझने के लिए आपको बता दिया जाए, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी से अगर इसका टाइम पीरियड निकाला जाए तो हम देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब ये हुआ कि जो ये फ्लक्चुएशन होता था वो और जल्दी फ्लक्चुएशन होगा। टाइम पीरियड का मतलब उसका आवर्तकाल कम हुआ, मतलब ये होगा एक साइकिल को पूरा करने में और कम समय में वो एक साइकिल पूरा करेगा, फिर उतने ही कम समय में दूसरी साइकिल, फिर उतने ही कम समय में तीसरी साइकिल। मतलब ये हुआ कि उसमें ट्रांजिएंट या फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाएगा उसी टाइम में। अगर मान लीजिए 1 सेकेंड, अगर ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड घटता है। अगर मान लीजिए पहले कोई फ्रीक्वेंसी थी, उस टाइम अगर 1 मिलीसेकंड में मान लीजिए अगर 100 बार फ्लक्चुएशन करता था, तो अब अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, टाइम पीरियड घट जाएगा, तो उसी 1 मिलीसेकंड में वो 100 से अधिक बार वो फ्लक्चुएशन करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से राइज होगा अपने मैक्सिमम मान पहुंचने के लिए। अभी इसको आगे और डिटेल में समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा आप देख रहे हैं L और C पर डिपेंड कर रहा है। L और C पर कैसे डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये L और C है, L और C की वैल्यू आप घटाते हैं। अगर L और C की वैल्यू आप घटाते हैं तो होगा क्या, L और C की वैल्यू घटाएंगे तो T/√LC कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से T/√LC ले रहे हैं। T/√LC का मान क्या होगा, बढ़ेगा। LC की वैल्यू √LC की वैल्यू आपने क्या किया, घटाया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आप लिख सकते हैं T/√LC का मान बढ़ेगा, अब T/√LC का मान बढ़ेगा तो होगा क्या, cos T/√LC का मान घटेगा। क्या होगा, घटेगा। वो कैसे आया, आप देखते हैं जब कास में 0 से आप आगे की ओर बढ़ते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे कास में 0 के मान में आप आगे बढ़ते हैं तो जो कास की वैल्यू होती है, जो कास 0, 30, 45 इसकी वैल्यू होती, वो घटने लगती है कि नहीं घटने लगती। मतलब हुआ T/√LC का मान बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप एंगल बढ़ा रहे हैं। अगर कास में कोण की वैल्यू, एंगल की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, कास में जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं बढ़े हुए एंगल में, तो कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो घटती है। अगर कास थीटा की वैल्यू घटेगी, मतलब इस
इस पूरे की वैल्यू घटेगी। अगर इस पूरे की वैल्यू घटेगी तो 1 से घटाएंगे तो उसका अंतर अधिक आएगा, उसका अंतर अधिक आएगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर मैं इसकी वैल्यू घटाऊँगा, इसकी वैल्यू घटाऊँगा तो VC ऑफ t की वैल्यू बढ़ेगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि VC ऑफ t का मान बढ़ जाएगा, VC ऑफ t का मान बढ़ जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर LC की वैल्यू घटेगी, L और C की वैल्यू घटेगी तो VC ऑफ t की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा आप लिख सकते हैं LC की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, LC की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो VC ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ से ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आप देख चुके हैं कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज पर, पावर फैक्टर पर, फ्रीक्वेंसी पर, L और C पर मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। अब एक टर्म का अब हम लोग अगला नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। आप एक टर्म का नाम सुने होंगे ट्रिपल RV। ट्रिपल RV क्या होता है? ट्रिपल RV क्या होता है और इसका सर्किट ब्रेकर में क्या प्रभाव पड़ता है? ट्रिपल RV का प्रभाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्किट ब्रेकर में, बहुत ही सारी कंडीशन है। ट्रिपल RV की ही वजह से आर्क बुझाने में परेशानी होती है सर्किट ब्रेकर में। तो ट्रिपल RV को जैसा कि उसका नाम है उसको वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में आप समझिए कि ट्रिपल RV क्या है और इसकी वजह से सर्किट ब्रेकिंग के दौरान या करंट ब्रेकिंग के दौरान सर्किट ब्रेकर में क्या प्रभाव पड़ता है ट्रिपल RV का। चलिए आइए इसी चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ट्रिपल RV हेडिंग डालिए। ट्रिपल RV का पूरा नाम होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसी को आप लिख सकते हैं ट्रिपल RV, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, मतलब ये हुआ कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बढ़ने की दर को रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट डाल लीजिए, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बढ़ने की दर को ट्रिपल RV कहते हैं। कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक मैं ग्राफ ले लेता हूँ, उसके सहारे आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई सिस्टम है, उसका पीक वोल्टेज मान लीजिए कुछ भी दिया हो, पीक वोल्टेज मान लीजिए 10 kV दिया हो। आपका कोई सिस्टम है, उसका पीक वोल्टेज दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीक वोल्टेज दिया है 10 kV। तो इस टाइम अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछे कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा, तो आप जानते हो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहें चाहे ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज कहें, आप जानते हो कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज 0 से 2 Vm के बीच वैरी करता है। तो आपसे पूछे कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान क्या होगा, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का
रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान क्या होगा, 2 Vm होगा। और 2 Vm होगा, Vm की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 kV। आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि अगर मेरा कोई सिस्टम है उसका पीक वोल्टेज 10 kV दिया है तो उसका जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान है वो 20 kV होगा। मतलब कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान 20 kV अधिकतम जाएगा, उससे अधिक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज नहीं बनेगा। अब ट्रिपल RV का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आप समझिए। ट्रिपल RV का सिग्निफिकेंस का मतलब होगा, अगर एक ग्राफ आपको ऐसे दिया गया हो और एक ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया हो, यहाँ पर लिखा हो 20 kV और यहाँ पर क्या लिखा हो, समय। और ये आप जानते हो, आप पढ़े होंगे कि आप माइक्रो सेकंड में पढ़ते हैं, माइक्रो सेकंड। और ये वाला मेरा क्या है, TRV है ना, TRV। अभी आपको यहाँ से रिस्ट्राइकिंग रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, जब ये वाली जो ब्लू कलर की मेरी वेव फॉर्म है वो T1 पर, ये मान लीजिए T1 समय है और ये क्या है, T2। जो ब्लू वाली है, मतलब इसको मैं बोल दूं TRV1 और इसको बोल दूं TRV2। तो TRV1 जो है, TRV1 कितने समय में, T1 समय में कहाँ पर पहुँचता है, अपने मैक्सिमम मान को। और जो TRV2 है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज 2 है, T2 समय में अपने मैक्सिमम मान को पहुँचता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों एक ही सिस्टम वोल्टेज के लिए दोनों हमारे जो TRV या रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम मान को पहुँचते हैं। कब मैक्सिमम मान हमारा क्या, 20 kV को पहुँचते हैं। और अंतर सिर्फ इस बात का है कि पहला वाला जल्दी पहुंच जाता है, दूसरा वाला बाद में पहुंचता है। पहला वाला जल्दी पहुंच जाता है, दूसरा वाला बाद में पहुंचता है। मतलब पहली कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए कम समय लगता है। और दूसरी कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। पहुंचते वही मैक्सिमम मान तक हैं, लेकिन पहली कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कम समय लगता है, दूसरी कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। मतलब कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बढ़ने की दर को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल RV। इसमें अगर पूछा जाए कि आप दोनों वेव में कौन सी वेव ज़्यादा सीवर है या कौन सी वेव ज़्यादा घातक है, तो आपका जवाब आएगा TRV1। पहला वाला ब्लू वाला ज़्यादा सीवर है दूसरे वाले की अपेक्षा। वो क्यों है, क्योंकि पहला वाला अपने मैक्सिमम मान को कम समय में पहुंच जाता है, तो इसलिए पहला वाला मेरा ज़्यादा सीवर है। मतलब इसका रेट ऑफ राइज पहले वाले का ज़्यादा तेज़ है दूसरे वाले की अपेक्षा। अच्छा, इससे होता क्या, मुझे आर्क को क्वेंच करने में, आर्क को बुझाने में दिक्कत आती है। तो होता क्या, जैसे सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता वैसे TRV मेरा बढ़ता है, तो उसी तरीके से मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस अप्लाई करता हूँ, उसको वो भी बढ़ता है। अगर TRV की अपेक्षा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेट ऑफ राइज अधिक हुआ तो आर्क मेरी बुझ जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक
अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेट बढ़ने का जो रेट है वो TRV के रेट से कम हुआ तो मेरी आर्क बुझ नहीं पाएगी। इसको आगे समझाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर आपको रेट ऑफ राइज का मतलब समझाना चाह रहे थे, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब समझाना चाह रहे थे। मतलब जिसकी दर अधिक होगी वो क्या करेगा, कम समय लेगा मैक्सिमम मान पहुंचने में, और जिसकी दर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो ज़्यादा समय लेगा मैक्सिमम मान पहुंचने में। जो पहले मेरा मैक्सिमम मान में पहुंचता है, वो वाला स्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा ज़्यादा खतरनाक होता है दूसरे वाले की अपेक्षा। इतना आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं आगे। तो स्ट्राइकिंग वोल्टेज में हमने क्या देखा, हम एक साइड दिखाए थे 20-20 kV, दूसरी साइड हम क्या टाइम दिखाए थे एक्स एक्सिस पर टाइम हमने क्या दिखाया था, माइक्रो सेकेंड में। आप जानते हो स्ट्राइकिंग वोल्टेज को जो टाइम दिखाते हैं माइक्रो सेकेंड में दिखाते हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ट्रिपल आरवी को केवी पर माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। अब आ जाइए इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला। इंस्टेंटेनियस स्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा क्या होता है, VC ऑफ t बराबर VM 1 माइनस cos t अपान रूट LC हो जाएगा। अगर इसी का स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो हुआ, ये स्ट्राइकिंग वोल्टेज है, अगर इसकी दर ज्ञात करना हो, इसका रेट ऑफ राइज ज्ञात करना हो या इसकी दर ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष उसका अवकलन कर देते हैं। किसका कर देते हैं, जिसका हमको ज्ञात करना होता है दर। जिसका हमको रेट ज्ञात करना हो, या हम कहें दर ज्ञात करना हो, या कहें रेट ऑफ राइज ज्ञात करना हो, उसका हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो मुझे रेट ऑफ राइज पता चल जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका मुझे रेट ऑफ राइज ज्ञात करना होता है, या तो मैं इसी बात को ये कहूँ, जिसका मुझे दर ज्ञात करना होता है, उसे मैं समय के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। अगर समय के सापेक्ष मैं अवकलन कर दूँ तो मुझे रेट ऑफ राइज मिल जाएगा। और मुझे किसका रेट ऑफ राइज निकालना है, स्ट्राइकिंग वोल्टेज का रेट ऑफ राइज निकालना है, तो मैं स्ट्राइकिंग वोल्टेज का समय के सापेक्ष अवकलन करूँगा। समय के सापेक्ष अगर स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैं अवकलन कर दूँगा तो स्ट्राइकिंग वोल्टेज की बढ़ने की दर मिल जाएगी। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन कर देंगे, d/dt VC ऑफ t। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से आप निकालिए d/dt VC ऑफ t। तो ये हो जाएगा d/dt की जगह d/dt हो जाएगा, VC ऑफ t की जगह ये जो VC ऑफ t की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा या मैं यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर है VM 1 माइनस cos t अपान रूट LC। अब क्या करिए, आप इस Vm का अभी अंदर गुणा कर दीजिए। Vm का अंदर गुणा कर देंगे तो dt अपान d यहीं बचा रहेगा। ये हो जाएगा Vm माइनस Vm cos t अपान रूट LC।
यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये हुआ, आप इसको लिखना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, d/dt Vm माइनस Vm आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए d/dt cos t/√LC, cos t/√LC। अब उसी के आगे से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, उसी के आगे यहाँ इसके आगे से, इसके आगे में क्या है, d/dt Vc ऑफ t। हमने ये कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, यहाँ से Vc वही चीज़ है ना, ये इसके बराबर ही तो है। अब d/dt Vm का हो जाएगा 0, इसमें t का कोई फंक्शन नहीं, ये हो जाएगा 0 इसका अवकलन। फिर Vm की जगह हमारा Vm हो जाएगा cos t/√LC, cos t या cos x का होता है d/dx cos x, d/dx आपको याद होगा d/dx cos x, इसका हो जाता था माइनस साइन x। तो इसी तरीके से d/dt cos t/√LC, तो इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा माइनस साइन x की जगह क्या है t/√LC, तो यहाँ पर हो जाएगा t/√LC। अब एक बार फिर से t/√LC का अवकलन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा t का हो जाएगा 1, तो 1/√LC, ये मेरा आ गया। अब आप देखिए dt बराबर 0 तो हट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये Vm हाई है साइन t/√LC, इस LC को √LC की इधर आगे पीछे कर लेते हैं, Vm/√LC साइन t/√LC, साइन t/√LC। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर इसको तुलना कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से अगर तुलना में करूं, तो ये चीज़ किसके बराबर, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज के बराबर है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर Vm/√LC साइन t/√LC। अब आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो उसमें हमने दिखाया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ओमेगा n बराबर 1/√LC। तो इस LC की जगह मैं लिख दूंगा ओमेगा n, यहाँ पर हो जाएगा Vm ओमेगा n साइन t/√LC। ये मेरा क्या है, ये मेरा है रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये मेरा है रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज। अगर इसमें कहा जाए कि रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो मैक्सिमम मान आप यहाँ से देखिए, ये ओमेगा Vm क्या है, सर्किट का पीक है, जो सर्किट है सिस्टम का पीक वोल्टेज है, इसको मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ। दूसरा ओमेगा n क्या, ओमेगा n बराबर है 1/√LC, ये LC पर डिपेंड करता है, LC पैरामीटर को मैं अपने से चेंज कर नहीं सकता हूँ। अगला क्या, ये साइन का टर्म है, साइन की वैल्यू उसके एंगल के अनुसार चेंज होगी, तो ऐसे मेरा RRV का मान भी चेंज होगा। और आप जानते हो जो साइन है, साइन का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिपल RV का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो साइन की जगह आप साइन थीटा जो है साइन t/√LC की जगह आप 1 रख देंगे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ट्रिपल RV की मिल जाएगी। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ये ट्रिपल RV है, इसमें Vm को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ओमेगा n को चेंज नहीं कर सकता हूँ। साइन थीटा, ये साइन t/√LC ही एंगल के अनुसार चेंज होगा, तो इसका एंगल जो इसका अधिकतम मान, साइन का अधिकतम मान क्या, अधिकतम मान
1 होता है तो मैं इस अधिकतम मान को 1 रख दूंगा तो ट्रिपल आरवी का मैक्सिमम मान क्या मिल जाएगा? ट्रिपल आरवी का मैक्सिमम मान मेरा हो जाएगा Vm ओमेगा n, और ये साइन टी अपान रूट एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आइए इसी को लिख लेते हैं। मैक्सिमम आर आर वी, मैक्सिमम आर आर वी, मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर हो जाएगा Vm इंटू ओमेगा n इंटू साइन टी अपान रूट एल सी की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नीचे आर आर वी ट्रिपल आर वी मैक्स, ट्रिपल आर वी मैक्स बराबर हो जाएगा Vm ओमेगा n, जहाँ Vm क्या है? सिस्टम का पीक वोल्टेज है, और ओमेगा n क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है। ये यहाँ से आपका ये 2 फार्मूला आया। ट्रिपल आर वी क्या है? ओमेगा Vm ओमेगा n साइन टी अपान रूट एल सी, और ट्रिपल आर वी मैक्सिमम क्या है? Vm ओमेगा n। तो ये रहा आपका रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, ट्रिपल आरवी क्या है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ आपको ट्रिपल आरवी क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज में हमने देखा था कि उस पर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ट्रिपल आरवी पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव कैसा होता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कई बार होता है कि क्वेश्चन मेरा पूछ लिया जाता है कि इसकी वजह से ट्रिपल आरवी में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग ट्रिपल आरवी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ट्रिपल आरवी डिपेंड्स ऑन, ट्रिपल आरवी डिपेंड्स ऑन, ट्रिपल आरवी डिपेंड्स ऑन। आप सब लोग जानते हो ट्रिपल आरवी का जो फार्मूला था, ट्रिपल आरवी का फार्मूला मेरा क्या था? ट्रिपल आरवी का मैं फार्मूला लिखूँ, ट्रिपल आरवी फार्मूला लिखें तो क्या था? Vm ओमेगा n cos t अपान रूट एल सी। तो इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो ट्रिपल आरवी है सब हमारा Vm पर डिपेंड करेगा, देख ही रहे होंगे, L पर डिपेंड करेगा, C पर डिपेंड करेगा, इसी तरीके से पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा, Vm पर डिपेंड करेगा, L पर डिपेंड करेगा, C पर डिपेंड करेगा, और पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और एक है फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा आइए हम दिखाते हैं। ये इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए। ट्रिपल आरवी डिपेंड्स ऑन, ये हेडिंग है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? Vm पर डिपेंड कर रहा है, L पर डिपेंड कर रहा है, C पर डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लगभग समझ ही रहे होंगे कि जैसे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर इन सभी टर्म का प्रभाव पड़ता था, उसी तरीके से ट्रिपल आरवी पर भी इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो आइए कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं उसके बारे में हम डिटेल में आपको लिखा देते हैं और साथ ही साथ समझा भी देते हैं। तो हेडिंग आइए हम लोग डालते हैं।
पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑन ट्रिपल RV, यही चीज़ ना है, इफेक्ट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑन ट्रिपल RV। आपको एक चाहें तो आप बना सकते हैं, चाहें तो आप एक फेजर या ग्राफ में कहूँ ग्राफ बना सकते हैं। ये आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका मान लीजिए ग्राफ है और इसमें ये कोई मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ मैं ट्रिपल RV में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा कुछ इस टाइप का बन रहा है। एक ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बना, दूसरा एक ये है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तीसरा ये मेरे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हैं। और मैं मानता हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो FN है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2FN के बराबर है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4FN। इधर ये मेरा टाइम दिया है माइक्रो सेकंड में और इधर मेरा जो वोल्टेज है TRV ये मेरा है kV में, ठीक है, kV में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से एक चीज़ हमको ये देखने के लिए मिल रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ये मान लीजिए T1 समय है, ये मान लीजिए T2 समय है, ये मान लीजिए T3 समय, T1 T2 T3। अगर आप देख रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो टाइम मेरा घट रहा है। टाइम मेरा घट रहा का मतलब ये हुआ कि टाइम मेरा घटने, कौन सा टाइम घट रहा है, वो जो मेरी वेव है, जो मेरी रिस्ट्राइकिंग वेव है उसको पीक टाइम को पहुंचने में कम समय लग रहा है। और ये मेरा कहूँ तो ये मेरा हो जाएगा, ये 2Vm आप कह सकते हैं, जो भी सिस्टम वोल्टेज हो 2Vm। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ को समझिए। आइए हम लोग ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में हम तीन कर्व बनाए हैं। 3 कर्व, एक है FN फ्रीक्वेंसी वाला है, दूसरा है 2FN फ्रीक्वेंसी वाला, तीसरा है 4FN फ्रीक्वेंसी वाला। मतलब ये हम कह सकते हैं पहले के अपेक्षा इस वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और इससे इस वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इससे इस वाले की। अगर ये पहला ग्राफ हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तीसरे वाले की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तीसरे वाले की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? पहले वाले की। और जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हम उसमें क्या देखते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे कम समय लगता है पीक वैल्यू पहुँचने में। सबसे कम समय लगता है पीक वैल्यू पहुँचने में। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको ज़्यादा समय लगता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और कम है उसको और ज़्यादा समय लगता है पीक वैल्यू में पहुँचने में। मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा देता हूं, अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं तो उस वेव को अपने पीक मान पर पहुंचने में कम समय लगता है, अपने पीक मान में पहुंचने में कम समय लगता है। अगर मतलब ये कहा जाए तो अगर आप इसको व्यवहारिक भाषा में ये कह सकते हैं, ये वाली वेव जो थर्ड वाली वेव है वो जल्दी पीक वैल्यू में पहुंच जा रही है, या तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी दर अधिक है। वो किस चीज़ की दर है? वो पीक वैल्यू में पहुंचने की दर अधिक है। दर अधिक का मतलब ये होगा कि कम समय में
वो कम समय में अपने स्थान पर पहुंच गया। ये कहें कि कम समय में अपने पीक वैल्यू में पहुंच गया, या तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि कम समय में अपने स्थान पर पहुंच गया। अगर दर ज़्यादा का मतलब होगा रेट ऑफ राइज ज़्यादा। रेट ऑफ राइज ज़्यादा का मतलब TRV ज़्यादा। TRV ज़्यादा किसका है? थर्ड का TRV ज़्यादा है। तो आइए इसी चीज़ को लिख लेते हैं। अगर TRV ज़्यादा होता है, TRV ज़्यादा होगा तो दिक्कत नुकसान ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर TRV ज़्यादा होगा तो नुकसान ही है। तो आप ये पहले समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेट ऑफ राइज कैसे बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेट ऑफ राइज इसी तरीके से बढ़ गया जैसे हम पहले बताए थे कि F बराबर होता है 1/T, या T इक्वल टू लिख दें 1/FN। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड मेरा घटेगा। टाइम पीरियड मेरा घटने का मतलब ये होता है कि वो कम समय में अपने मैक्सिमम मान को पहुंचेगा। कम समय में मेरे मैक्सिमम मान को पहुंचेगा। अगर इस फिगर की बात करूं, कुछ ऐसा मैं आर्क वोल्टेज दिखाता था, तो ये मेरा रिकवरी वोल्टेज होता था। ये क्या होता था? रिकवरी वोल्टेज। तो रिकवरी वोल्टेज ये मेरा रिकवरी। तो मैं जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज दिखा रहा था वो मैं कैसे दिखाया करता था? वो कुछ इस तरीके से हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज दिखाते थे, कुछ इस तरीके से। ये मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कुछ इस तरीके से, मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये कुछ ऐसे होता था। और मैं एक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और बना दूं, ये इस चीज़ को देखिए, ये आप ये देख रहे होंगे कि जो ये वाला जो रेड कलर से रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, जो रेड कलर से मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, वो अपने अधिकतम मान को कितने समय में पहुंचा? ये इतने समय में। और जो ग्रीन वाला मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, वो अपने अधिकतम मान को इतने समय में पहुंच रहा है। मतलब ये वाला टाइम कम है कि नहीं कम है? रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज में ये वाला इसका समय कम है। मतलब ये वाला जो ग्रीन वाली वेव है अपने अधिकतम मान को पहले पहुंच जाए, किसकी अपेक्षा? लाल वाले से। तो आप ये कह सकते हैं जो हरी वाली वेव है वो लाल की अपेक्षा इसकी दर ज़्यादा है। किसकी दर ज़्यादा है? हरी वाली की दर ज़्यादा है। अगर हरी वाली की दर ज़्यादा है तो मतलब ये होगा कि हरी वाली वेव में आर्क बुझाने के लिए हमको अधिक दर से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक आप कुछ समझ पा रहे होंगे। और ये जो हरा वाला वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2FN। इसकी फ्रीक्वेंसी 2FN हो जाएगी। और जो लाल वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा FN। लाल वाले फ्रीक्वेंसी FN, हरे वाले फ्रीक्वेंसी 2FN। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो अपने अधिकतम मान को जल्दी से पहुंच जाएगा, मतलब उसका रेट ऑफ राइज ज़्यादा होगा। अगर यहाँ से आपको ये बात निकल के आई कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की दर बढ़ जाएगी। आप लोग, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की दर क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की दर बढ़ने से हमको क्या दिक्कत आती है? दिक्कत सिर्फ यही आएगी कि हमको उसको बुझाने के लिए अधिक तेज़ी से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। लिखिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर
नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहें चाहे हम लिख दें TRV सीधे, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का रेट ऑफ राइज बढ़ जाता है। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर CB कांटेक्ट के बीच डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बिल्डअप होने में कम समय मिलेगा। अभी इसके बारे में और डिटेल में आपको एक जब आएगा आर को हम कैसे बुझाते हैं उस टॉपिक में और डिटेल में बताया जाएगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में होता क्या है, जब रेट ऑफ राइज बढ़ता है तो उसके कारण हमारा सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी भी घटती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी घटती है। तो ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है मेरे ट्रिपल आरवी पर, ये आपको 3 पॉइंट पे हम समझा दिए हैं या लिखा दिए हैं हम ये कहें। अब अगला मेरा टॉपिक आता है कि पावर फैक्टर का ट्रिपल आरवी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पावर फैक्टर का ट्रिपल आरवी में वही प्रभाव पड़ेगा जो मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में पड़ता है। जो ARV में पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है वही ट्रिपल आरवी में भी पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ेगा। तो इस टॉपिक को मैं छोड़ के अगला टॉपिक लिखाता हूँ। अगला लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ कनेक्टेड रेजिस्टेंस ऑन ट्रिपल आरवी। जल्दी सब लोग लिखिएगा। होता क्या है, सर्किट में हम 2 तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है उसके मैं सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दूं और ये मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है। दूसरा तरीका ये है कि सर्किट में मैं स्ट्रे कैपेसिटेंस के पैरेलल में मैं रेजिस्टेंस लगा दूं। ये मेरा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। तब ट्रिपल आरवी में क्या प्रभाव पड़ता है, एक फिर से ग्राफ बना लीजिए। ये मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है
ये कुछ ऐसा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है। जब रजिस्टेंस को मैं सीरीज़ में लगाता हूँ, जब रजिस्टेंस को मैं स्ट्रे कैपेसिटेंस के सीरीज़ में लगाता हूँ तो कुछ ऐसा मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बनता है, और जब मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो कुछ ऐसा ब्लू कलर वाला इस टाइप का मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पर लिखिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज रेड वाला है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वेव विथ resistance in series with circuit capacitance। दूसरा जो ब्लू वाला है वो पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो मेरा कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज वेव विथ रजिस्टेंस इन पैरेलल विथ सर्किट कैपेसिटेंस। आप दो तरीके से सर्किट में उसके कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एक सीरीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं और एक कैपेसिटेंस के पैरेलल में आप रेजिस्टेंस इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि जब आप इसको टाइम दिखा सकते हैं, ये आपका टाइम हो जाएगा माइक्रो सेकंड में, ये आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका केवी में होगा। आपने सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस को लगाया तो आप देखते हैं आपका TRV, आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पीक वैल्यू अपने इस पॉइंट पर पहुंचता है। जब आप पैरेलल में सर्किट के रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तब आप देखते हैं कि हमारा जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपने पीक वैल्यू को इस पॉइंट पर पहुंचता है। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रे कैपेसिटेंस के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी रहेगा। वो इसलिए लाभकारी रहेगा क्योंकि जो मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो अपने पीक वैल्यू को थोड़ी देर में पहुँचता है, और हम यही चाहते हैं। होता ये है कि जिस वेव का रेट ऑफ राइज ज़्यादा अधिक रहता है, वो ज़्यादा सीवर होता है, उसका आर्क क्विंच करने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक आपको मैं जहाँ तक बता पाया हूँ वोल्टेज के बारे में अगर जिक्र करें तो आर्क वोल्टेज हो गया आपका, रिकवरी वोल्टेज हो गया, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हो गया, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होगा, और ट्रिपल RV हो गया, और इन सब के ऊपर किन किन फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। ये सारे टॉपिक किस सर्किट ब्रेकर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ते चले आ रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अब आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू माय स्टूडेंट।